हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के संबंध में विभिन्न तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेरा ये था बच्चों कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है ना, ऊष्मा धारिता किसको कहा जाता है, समतुल्य जल किसको कहते हैं और कैलोरीमीटर का समतुल्य जल किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि कैलोरीमीटर के द्वारा जो है ठोस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कैसे ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर जो है आप लोग बच्चों अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे बच्चों उसे आप लोग है ना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं बच्चों कि कैलोरीमीटर के द्वारा जो है किस प्रकार है ना ठोस का विशिष्ट ऊष्मा धारिता हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यदि आप लोग कल वाले वीडियो को नहीं देखे हैं बच्चों, है ना, तो उसे जा करके आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना है बच्चों, तभी आप लोगों को ये बात समझ में आएगा। क्योंकि कल हम समतुल्य जल के बारे में बताए थे, और यहाँ जो है आज समतुल्य जल का थोड़ा सा यहाँ उपयोग हमको करना है। तो आप लोग उसके बारे में नॉलेज को पहले गेन कर ले, उसके बाद यहाँ पर आना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ठोस का जो विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान ज्ञात करते हैं और जिस कैलोरीमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं वो है ना, वो रेने का उपकरण है, या रेने के द्वारा बनाया गया था ना, रेने के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कि ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान, देखिए ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान है कि नहीं, ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान, ऊष्माधारिता का मान रेने है कि नहीं, रेने के द्वारा बनाया गया उपकरण से ज्ञात किया जाता है। रेने के द्वारा बनाया गया उपकरण से, है कि नहीं, रेने के द्वारा बनाया गया उपकरण से ज्ञात करते हैं। अब ये रेने के द्वारा, जो रेने कौन था, एक वैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहला हम लोगों को उपकरण दिया था किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार जो है एक रेने ने उपकरण को तैयार किया था। तो कल मैंने आप लोगों को कैलोरीमीटर का बनावट सब कुछ बताया था बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले एक कैलोरीमीटर है। यहाँ पर देखिए ये एक लकड़ी का बना हुआ क्या होता है ना, एक बॉक्स होता है। इसके अंदर तांबा का एक पात्र को रख दिया जाता है, और इससे जो है इसके अंदर से ऊष्मा का हानि विकिरण के द्वारा ना हो, इसलिए इसके है ना लकड़ी और तांबे के जो खाली स्थान होते हैं उसके बीच में रुई को भर दिया जाता है कि नहीं, और इसको अच्छी तरह से पैक कर देते हैं, है ना। इस प्रकार जो है इसको हम लोग पैक कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग इसको रुई को डाल करके इसमें पैक कर देते हैं, और ऊपर से जो है एक लकड़ी का ही तख्ता यहाँ पर रख दिया जाता है, जिसमें दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र यहाँ होते हैं, एक छिद्र यहाँ पर होते हैं, है कि नहीं। छिद्र को भी बंद करने का है ना एक व्यवस्था होती है। अब इस छिद्र के द्वारा जो होती है एक विचालक को इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। विचालक तो मैंने बताया था क्या होता है कि विचालक यदि होता है कि इसको ऊपर नीचे करके ताप को है ना जल के सभी भागों में बराबर किया जाता है विचालक के द्वारा, और इस छिद्र के द्वारा जो होती है इसके अंदर थर्मामीटर को प्रवेश कराया जाता है। इसके थर्मामीटर को इसके अंदर प्रवेश कराते हैं, ये थर्मामीटर है। अब यहाँ पर एक लकड़ी का पर्दा लगा होता है। इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर एक लकड़ी का पर्दा होता है। ये किसका पर्दा होता है, लकड़ी का, है ना, लकड़ी का पर्दा होता है। और यहाँ पर जो होता है बच्चों एक भाप, है कि नहीं, यहाँ पर एक भाप कोष्ठ होता है। भाप कोष्ठ इस प्रकार होता है कि बेलन का बना हुआ एक यहाँ पर एक भाप कोष्ठ होता है। इस प्रकार यहाँ पर भाप कोष्ठ होता है। इससे हम लोग भाप को यहाँ पर प्रवेश कराते हैं, और यहाँ से भाप को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अंदर जो होती है एक थर्मामीटर लगी होती है, इसके अंदर जो होती है एक थर्मामीटर लगी होती है ना। और इसमें जिस ठोस का हमको विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान ज्ञात किया जाता है उसे किसी दृढ़ आधार से बांध करके इसके अंदर जो होती है लटका दी जाती है। ये एक ठोस है, लेकिन इसी ठोस का हमको विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हमको ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया। और ये अच्छी तरह से पैक होती है। ये भी तांबा का ही बना एक पात्र होता है। ये किसका बना होता है, तांबा का। देखिए तांबा का बना पात्र है, तांबा का बना ये पात्र होता है। इसमें से क्या प्रवेश कराया जाता है, भाप,
है कि नहीं, भाप। इसके अंदर जब भाप प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, इस जो ठोस है इस ठोस को ये गर्म कर देगा, है ना। और इसको तब तक हमको गर्म करना है कि जब तक इस थर्मामीटर के द्वारा जो होती है कि नहीं, ताप को नियत न दिखा दे। मतलब ये गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, ये है ना, भाप के द्वारा ये गर्म होता जाएगा और अंततः एक ऐसी स्थिति आएगी अब ये ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। जब ये टेम्परेचर को कांस्टेंट दिखाने लगेगा ये थर्मामीटर, तब इसको हम लोग सडनली निकाल करके बिना समय को गवाए इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। बात समझे, कैलोरीमीटर को, ताकि हम लोग यदि इसको बाहर निकालेंगे तो उसमें जो ये इसका जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा और है ना, इसलिए बिना देरी किए तुरंत इसको निकाल करके इसके अंदर डाल दिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, पानी भरा रहता है कि नहीं। इतनी इसके अंदर पानी भरी रहती है, जल भरी रहती है, ताकि ये ठोस आसानी से डूब जाए। ज़्यादा भी इसमें पानी नहीं लेना है और कम भी पानी नहीं लेना है, इतना ही पानी भरा जाता है ताकि ठोस इसके अंदर डूब जाए। और जैसे ही इसको डाला जाता है तो फिर विचालक को चला करके, है कि नहीं, पानी का तापमान को बराबर किया जाता है। मतलब पानी के हर एक भाग के तापमान को बराबर कर दी जाती है कि नहीं। क्योंकि जब जैसे ही ठोस को इसके अंदर डालेंगे तो ठोस तो ये गर्म है, तो गर्म जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो ठोस क्या करेगा, उष्मा का त्याग करेगा, जिसके वजह से ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ क्षण के बाद जो होती है, विचालक को चला करके पानी के सभी भागों में तापमान को बराबर कर दी जाती है। तो ये इसका विधि होता है बच्चों। नहीं समझ में आया तो एक बार और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको। तो सबसे पहले देखिए, हम ठोस का विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। आप लोग ये कैलोरीमीटर के विषय में जान रहे हैं। ये कैलोरीमीटर है, ये एक लकड़ी का बना होता है और ये तांबा का पात्र अंदर में। लकड़ी और तांबा के पात्र के बीच में ऊष्मा के हानि को रोकने के लिए इसके बीच में रुई का कुछ भाग को भर दिया जाता है। इसमें देखिए, इसके ऊपर जो थी लकड़ी की एक तख्ता से इसको बंद कर दिया जाता है कि नहीं। और इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र से विचालक को अंदर प्रवेश कराया जाता है और एक छिद्र से थर्मामीटर को प्रवेश कराया जाता है। ये थर्मामीटर क्या है, T1 है मान लेते हैं, है कि नहीं। तो ये थर्मामीटर, और इसके अंदर पानी का कुछ भाग को भर दिया जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक पर्दा लगा रहता है। पर्दा का क्या काम होता है कि यहाँ जो भी ऊष्मा के, है कि नहीं, भाप जो भी ऊष्मा की हानि हो रही है वो ऊष्मा इधर ना आ जाए, है कि नहीं। ऊष्मा की मात्रा इधर आ जाएगी तो हो सकता है कि इसके तापकरण को कुछ प्रभावित कर सके, इसीलिए इसके बीच में पर्दा लगा दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक तांबा का बना एक पात्र होता है जिसमें दो छिद्र होते हैं और दोनों छिद्र में पाइप लगे होते हैं। और इस छिद्र से भाप को प्रवेश कराया जाता है और इस छिद्र से, है ना, भाप को बाहर निकाला जाता है। इसमें भी क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र से थर्मामीटर को इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है और एक छिद्र से किसी दृढ़ आधार से धागे को बांध करके उससे ठोस को लटका दिया जाता है अंदर की ओर। जब भाप इसके अंदर प्रवेश करती है तो इस ठोस को ये गर्म करती है, और ठोस को हमको कब तक गर्म करना है कि जब तक इसका तापकरण नियत ना हो जाए, है कि नहीं। और जब इसका तापकरण नियत हो जाता है तो ठोस को इस पात्र से बाहर निकाल करके तुरंत, है कि नहीं, बिना समय को गवाए ही हम इस कैलोरीमीटर के अंदर उसको डाल देते हैं और विचालक के द्वारा उसको चलाना शुरू कर देते हैं, ताकि ये ठोस जो होती है अपनी ऊष्मा का हानि करे और इससे ये जल को गर्म कर दे। और कुछ समय के बाद जो होती है ना, इस ठोस का ताप और इस पानी का ताप और इस पूरे कैलोरीमीटर का ताप एक समान हो जाता है। इस समय हम लोग कहते हैं मिश्रण, है कि नहीं, मिश्रण का तापकरण। बात समझ में आ गया। तो इसकी कुछ कुल विधियाँ हैं जिसको आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे, है ना। इसे लिखने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्रोसेस पे जाएंगे बच्चों कि इसका हम लोग कैसे को ज्ञात करते हैं। ये विधि तो समझ में आ गया कि क्या क्या किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि मान लेते हैं कि माना, है कि नहीं, इस ठोस का जो है हम लोग द्रव्यमान को इसके अंदर डालने से पहले ही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि माना ठोस का द्रव्यमान। देखिए, ठोस का द्रव्यमान y/kg हम लोग मान लेते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग पीरियड में ही कैलोरीमीटर और विचालक को अच्छी तरह से सुखा करके इसको हम लोग इसका वजन को माप लेंगे इसमें। लेकिन मापने से पहले इसमें थर्मामीटर को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि थर्मामीटर का टेम्परेचर ना आए। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए, कैलोरीमीटर प्लस विचालक का द्रव्यमान या तौल, जो भी आप कह सकते हैं, द्रव्यमान इज इक्वल टू m1 हो गया।
है कि नहीं। और जब इसमें ठंडा पानी डाल दिया जाता है, कैलोरीमीटर में जब ठंडा पानी को डाला जाता है कि नहीं, तब उस समय फिर एक बार इसका द्रव्यमान को ज्ञात कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैलोरीमीटर प्लस विचालक, है कि नहीं, कैलोरीमीटर प्लस विचालक प्लस ठंडे पानी का द्रव्यमान, ठंडे पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ठंडे पानी का द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा m2 kg। अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि ये जो आपका कैलोरीमीटर होता है ये किसका बना होता है, कैलोरीमीटर तो तांबा का बना होता है। तो तांबा का समतुल्य जल, है ना, हम लोगों ने पहले ही ज्ञात किया था बच्चों, कल ही क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैलोरीमीटर का समतुल्य जल कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, है कि नहीं। तो जब समतुल्य जल हम लोग ज्ञात करेंगे कैलोरीमीटर का, तो लगभग क्या प्राप्त होगा वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, है कि नहीं, कैलोरीमीटर, है कि नहीं, हम पैसा उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए कैलोरीमीटर की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है, देखिए कैलोरीमीटर का विशिष्ट ऊष्माधारिता, है कि नहीं, विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कैलोरीमीटर की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है 420 जूल, है कि नहीं, प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस, इतनी ही इसकी ऊष्माधारिता होती है। तो इसकी समतुल्य जल कितना होगा, है ना, तो कैलोरीमीटर का समतुल्य जल क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर का समतुल्य जल, कैलोरीमीटर का समतुल्य जल। तो हम लोगों ने कैलोरीमीटर का कल समतुल्य जल का एक, है कि नहीं, सूत्र भी ज्ञात किया था। तो ये होता था m1s/4200, ये होता समतुल्य जल। और यहाँ हम लोग एस जहाँ क्या था, उस कैलोरीमीटर का विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो आज हम लोगों ने जाना कि कैलोरीमीटर की विशिष्ट ऊष्माधारिता 420 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो 420 का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ये हो गया m1, ये कैलोरीमीटर प्लस विचालक का द्रव्यमान हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और इसका विशिष्ट ऊष्माधारिता 420 होता है, और बटा यहाँ पर 4200 क्या है, ये क्या है 4200, ये होती है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो अब हम लोग इसको काटेंगे, देखिए एक एक जीरो कट गया, अब ये 42 से 420 10 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग यदि लाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 0.1, इतना केजी इसका समतुल्य जल होता है कैलोरीमीटर का, है ना। अब यहाँ से देखिए इतना निकल गया। अब ठंडे पानी का द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठंडे पानी का द्रव्यमान क्या होगा, ठंडे पानी का द्रव्यमान, देखिए ठंडे पानी का द्रव्यमान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि कैलोरीमीटर विचालक का द्रव्यमान m1 है ना, कैलोरीमीटर विचालक और ठंडे पानी का द्रव्यमान m2 है। तो m2 में m1 को घटाएंगे तो कैलोरीमीटर विचालक का द्रव्यमान इसमें माइनस हो जाएगा, तो ठंडे पानी का द्रव्यमान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो ठंडे पानी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि सबका द्रव्यमान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का तापमान क्या होगा। जैसे ही जब कैलोरीमीटर में ठंडे पानी को डाला जाता है तो इस स्थिति में हम लोग टेम्परेचर थर्मामीटर से, है ना, यहाँ का टेम्परेचर को मेजर करके नोट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कैलोरीमीटर, एक एक बात को आप लोग देख करके नोट करिए बच्चों। देखिए कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का तापमान, कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का तापमान, कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का तापमान इज इक्वल टू हम लोग मान लिया T डिग्री सेल्सियस है। क्लियर हो गया। अब देखिए जब यहाँ पर जब आप लोग ठोस को गर्म कर रहे थे इस भाप कोष्ठ में, है कि नहीं, इसका पूरे नाम है भाप कोष्ठ, जब इसको हम लोग गर्म कर रहे थे भाप कोष्ठ में, तो यहाँ पर जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था उस, है ना, तो थर्मामीटर के द्वारा उस टेम्परेचर को हम लोग भी ज्ञात कर सकते हैं। देख लेंगे कि इतना टेम्परेचर है और उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देखिए ठोस का, है ना, देखिए ठोस का, है कि नहीं, ठोस का भाप कोष्ठ में नियत तापमान कितना हो गया, नियत तापमान, ये नहीं कि बढ़ रहा है टेम्परेचर और उसी क्षण हम किसी एक समय पे उसका तापमान ले लिए, ऐसी बात नहीं होती है। टेम्परेचर को हम लोग बढ़ने देंगे और बढ़ते 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 जब कांस्टेंट हो जाएगा उस समय का हम लोग क्या करेंगे, थर्मामीटर द्वारा तापक्रम को लेकर के नोट कर लेंगे। तो ठोस का भाप कोष्ठ में नियत तापमान कितना हो जाएगा, हम लोग इसको T3 मान लेते हैं, T3 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब जैसे ही इस, है ना, इस ठोस को निकाल करके और इस कैलोरीमीटर के अंदर डाला जाता है और विचालक को कुछ देर चला करके जब पानी, ठोस और इस पूरे कैलोरीमीटर का, है ना, मिश्रण आप कह सकते हैं, उस स्थिति को मिश्रण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन बातें हो गई, गर्म पानी, ठोस और कैलोरीमीटर, तीनों का
हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ टेम्परेचर को मेजर करें। तो जैसे ही इस ठोस को इसके अंदर डाला जाता है तो उस क्षण क्या होता है कि कुछ देर विचालक को चला करके, है ना, पूरे अंदर की व्यवस्था का तापमान को नियत किया जाता है कि नहीं, क्योंकि ठोस जैसे इसके अंदर डालेंगे तो वो ऊष्मा का त्याग करेगा और यह ऊष्मा पानी और कैलोरीमीटर ग्रहण करेगा। कब तक, जब तक कि तीनों का तापमान बराबर न हो जाए। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मिश्रण। मिश्रण समझ में आ गया है कि नहीं, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण। तो मिश्रण का तापमान कितना हो जाएगा, T2 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अंतिम, है ना, देखिए मिश्रण का तापमान, यहाँ पे लिखेंगे मिश्रण का तापमान, ये अंतिम तापमान है ना, मिश्रण का तापमान हो गया T2 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आप लोगों को मालूम हो गया होगा बच्चों कि सब किसका किसका द्रव्यमान है, किसका किसका ताप है। अब यहाँ पर एक बात आई है कि जैसे ही इसको हम लोग ठोस को इसके अंदर हम लोग डालते हैं तो कैलोरीमीटर, है ना, कितनी ऊष्मा का ग्रहण करता है, कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है, ये बात हम लोगों को जानना है। जैसे इसमें ठोस को हम लोग, ये गर्म ठोस है तो इसके अंदर डालेंगे तो ये कैलोरीमीटर जो है कितनी ऊष्मा का ग्रहण करेगा, वो बात हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ लिखे कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा। देखिए कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा, कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना हो जाएगा। तो सबसे पहला बात कि कैलोरीमीटर और विचालक का द्रव्यमान तो m1 है, और हम लोग यहाँ पर देखा कि ये, है ना, कैलोरीमीटर का समतुल्य जल कितना होता है, m1 × 0.1 kg होता है। तो समतुल्य जल का ही यहाँ पर व्यवहार करेंगे, यहाँ पर हो गया 0.1 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, एक तरह से विशिष्ट ऊष्माधारिता के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। और अब देखिए, है ना, ये कैसे लिखते हैं, ये उसी विशिष्ट ऊष्माधारिता का ही एक समीकरण है। तो जैसे हम लोग फार्मूला का प्रयोग करते थे, Q = mc ΔT, ये हम लोग करते थे mc ΔT। तो जहाँ क्या है, m यहाँ पर कैलोरीमीटर का द्रव्यमान हो गया, c क्या हो गया, है कि नहीं, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और T ΔT क्या हो गया, ताप में परिवर्तन। वही बात लिखे यहाँ कैलोरीमीटर और विचालक का द्रव्यमान m1 हो गया, 0.1 आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि इसके विशिष्ट ऊष्माधारिता है, और साथ ही ΔT इसके ताप में परिवर्तन। तो कैलोरीमीटर के तापमान में कितनी परिवर्तन आई, तो देखिए कैलोरीमीटर का प्रारंभिक तापमान कितना था, T1 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम तापमान इसका T2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान में परिवर्तन कितना हो गया, T2 - T1 हुआ। इस बात को आपको सोचना होगा और समझना होगा। तो इतना हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये तो कैलोरीमीटर के द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा था। दूसरी बात है, ठंडे पानी जो कैलोरीमीटर के अंदर डाला गया था, ये कितनी ऊष्मा का ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ठंडे पानी द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा। देखिए ठंडे पानी द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा, ठंडे पानी द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा, ठंडे पानी द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना होगा। तो ठंडे पानी का जो द्रव्यमान था हम लोगों ने निकाल दिया था बच्चों, क्या था, m2 - m1। इसको हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए x kg मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, x हो गया इसका द्रव्यमान, और पानी का जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, 4200 जूल होता है। अब इसका तापमान में कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ही हम लोग लिखे हैं कि कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का, है कि नहीं, इसका तापमान था T1 और अंतिम तापमान कितना हो गया, T2। तो तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, T2 - T1 आया, है ना। ठंडे पानी का भी तापमान में परिवर्तन T2 - T1 आया। अब यहाँ पर ये तो हम लोग क्या किए कि मैंने प्राप्त किया गया ऊष्मा कैलोरीमीटर के द्वारा और ठंडे पानी द्वारा। अब यहाँ ठोस के द्वारा कितनी ऊष्मा त्याग किया गया, यहाँ लिखेंगे कि ठोस के द्वारा त्याग किया गया ऊष्मा। देखिए ठोस द्वारा त्याग किया गया ऊष्मा, ठोस द्वारा त्याग किया गया ऊष्मा कितना होता है, ठोस द्वारा त्याग किया गया ऊष्मा। तो ठोस का द्रव्यमान तो हम लोग पहले ही ऊपर में लिख चुके हैं बच्चे, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ठोस का द्रव्यमान y है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ठोस का द्रव्यमान y कर दिए, है ना, और ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता S है। अब ठोस के तापमान में कितना परिवर्तन आया, तो ठोस का प्रारंभिक तापमान देखिए कितना था, जब इसको भाप कोष्ठ में रखा गया था इसका तापमान था T3, और अंतिम तापमान जब इसको कैलोरीमीटर में डाला गया तो इसका तापमान हो गया T2। तो तापमान में कितना परिवर्तन आया आप देख पा रहे हैं, तो T3 - T2 इसके तापमान में परिवर्तन आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T3 - T2। तो हम एक बात जानते हैं कि जितनी ऊष्मा का त्याग किया गया है उतनी ही ऊष्मा का ग्रहण किया गया है कि नहीं। तो ये ऊष्मा कहीं विकिरण द्वारा हानि नहीं हुआ है। कैलोरीमीटर का एक सिद्धांत होता है कि ऊष्मा जो होती है विकिरण के द्वारा हानि इसमें नहीं होती है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कैलोरीमीटर को, इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि ऊष्मा जो होती है विकिरण के द्वारा हानि नहीं होती, किसी भी रूप में हानि नहीं होती है। तो जितनी ऊष्मा आप ठोस से
निकली उतनी ही ऊष्मा ठंडे जल और कैलोरीमीटर ग्रहण किया। इसके बीच में ऊष्मा का हानि नहीं हुआ। यदि ऊष्मा का हानि होगा तो फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ी आएगी और फिर हम लोग सही रूप से विशिष्ट ऊष्माधारिता का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होती है कि त्याग किया गया ऊष्मा, यहाँ देखिए त्याग किया गया ऊष्मा, त्याग किया गया ऊष्मा बराबर ग्रहण किया गया ऊष्मा, ग्रहण किया गया ऊष्मा, त्याग किया गया ऊष्मा और ग्रहण किया गया ऊष्मा। तो कितना त्याग किया गया ऊष्मा, ये इतना है। तो यहाँ लिखेंगे y इंटू एस इंटू ये कितना हो गया T3 माइनस ये हो गया T2 बराबर। अब देखिए ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना होगा, ग्रहण किया गया ऊष्मा ये दोनों का जोड़ होगा क्योंकि ये भी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, ये भी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना होगा, ये हो गया m1 इंटू 0.1 और ये कितना हो गया T2 माइनस T1 प्लस और ये कितना हो गया x इंटू ये हो गया 4200 और यहाँ पर भी हो गया T2 माइनस T1 क्योंकि दोनों का ऐड ले ली ग्रहण किया गया उसमें। हम लोगों को बेसिकली यहाँ से S का मान ज्ञात करना है क्योंकि S ही जो होती है ठोस के विशिष्ट ऊष्माधारिता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जहाँ S क्या है, ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता है। ठोस की शॉर्ट में लिखूंगा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता है, ठोस का विशिष्ट ऊष्माधारिता है। बात समझ में आ गया, ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता है। तो S बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, है कि ना। देखिए यहाँ पर S बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो S इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया m1 इंटू 0.1 क्योंकि यहाँ पे T2 माइनस T1, यहाँ भी T2 माइनस T1, इसको हम लोग कॉमन करेंगे प्लस यहाँ पर हो गया x इंटू ये हो गया 4200 और इसमें से हम लोग कॉमन कर दिए T3 माइनस T2 और नीचे में कितना आ गया बटा, है कि नहीं। यहाँ से आ जाएगा आपका y भी आ जाएगा और इधर से आ जाएगा T3 माइनस T2। तो ये कुल मिला करके ये इक्वेशन हो गया आपका। ये इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब बच्चों कुछ सावधानी आपको रखनी होगी, है ना। इसका सावधानी क्या क्या है आप इस बात को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सावधानियाँ क्या होती है इस बात को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, है कि नहीं। सावधानी क्या क्या होती है, सावधानी यही होती है कि जो ठोस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो ठोस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो जल में अघुलनशील होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जल में अघुलनशील होनी चाहिए, वह जल में अघुलनशील होनी चाहिए, है कि नहीं। जल में अघुलनशील होनी चाहिए। दूसरी बात है जल के साथ अप्रतिक्रिया करता है ना, मतलब अप्रतिक्रियाशील होनी चाहिए, मतलब जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता हो, 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 ये हो गया। और तीसरा नंबर का जो बात है कि वो जल से भारी होना चाहिए, जल से भारी होना चाहिए, मतलब जल में यदि उसको डाला जाए तो वो जल में आसानी से डूब जाए, इस प्रकार की होनी चाहिए। पहला ये था कंडीशन। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि ठोस को, देखिए ठोस को तत्परता से, है कि नहीं, तत्परता से तुरंत, है कि नहीं, तुरंत, है कि नहीं, भाप कोष्ठ से, तत्परता से भाप कोष्ठ से कैलोरीमीटर में डाल देना चाहिए, कैलोरीमीटर में डाल देना चाहिए, डाल देना चाहिए, तुरंत डाल देना चाहिए। तो ये कुछ सावधानी यहाँ पर आपको रखनी होगी। अब आप लोग यदि कहिएगा कि सर कि रहने का ये उपकरण है, क्या इस उपकरण से हम लोग किसी द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, द्रव्य का। तो आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि हम इस उपकरण से किसी, है ना, द्रव्य की भी विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब इससे हम लोग द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन इसमें इतना ही बात होना चाहिए कि इसमें भी हम लोग ठोस का क्या करेंगे, एक ऐसा ठोस लेंगे जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लोगों को पहले से ही ज्ञात होनी चाहिए। बात समझ में आ गया। एक हम लोग ऐसा ही ठोस लेंगे जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता पहले से ही हम लोगों को ज्ञात होनी चाहिए। तो अब
यहाँ वाले समीकरण को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, इतनी छोटी से ही स्पेस में हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता, द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान इसी उपकरण से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि द्रव्य का विशिष्ट ऊष्माधारिता, द्रव्य का विशिष्ट ऊष्माधारिता, द्रव्य का विशिष्ट ऊष्माधारिता है कि नहीं, C डैश है। द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी है, C डैश है। अब हम लोग जो ठोस का प्रयोग किए हैं, तो ठोस, देखिए ठोस का विशिष्ट ऊष्माधारिता जो ऊपर में माना गया है वही है ना, विशिष्ट ऊष्माधारिता S है। ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता S है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है कि त्याग किया गया ऊष्मा और ग्रहण किया गया ऊष्मा, जिसमें ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आप लोग देखेंगे अपने कॉपी में तो आपको लगेगा कि ये कैलोरीमीटर है कि नहीं, तथा विचालक के द्वारा प्राप्त किया गया ऊष्मा है, और ये जो है आपका जल के द्वारा प्राप्त किया गया ऊष्मा है। तो यहाँ पर जो हमने 4200 लिखा है, इस 4200 को हटा के, ये 4200 क्या है, ये तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता है, इसको हटा करके हम लोग यहाँ पर सी डैश का प्रयोग कर सकते हैं, इसको हटा करके सी डैश का प्रयोग करेंगे। और ये जो है ठोस का है कि नहीं, ठोस के द्वारा त्याग किया गया ऊष्मा है, और ये जो हम लोग एस है ये हम लोगों का ज्ञात है, ये हम लोग ऐसा ही ठोस का यहाँ पर प्रयोग करना है जिसे हम लोगों को एस का मान ज्ञात हो, है कि नहीं, तभी हम लोग जो है किसी भी द्रव्य का विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान ज्ञात करते हैं। तो सारी बातों को हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन निकलता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, y रखेंगे और एस का मान हम लोगों को ज्ञात है। इसी तरह यहाँ लिखेंगे T3 माइनस हो गया T2 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया M1 इंटू 0.1, अब यहाँ पे तापमान में अंतर है T2 माइनस T1 प्लस ये हो गया एस एक्स इंटू, अब यहाँ पर 4200 नहीं लिख करके हम लोग क्या करेंगे, सी डैश का प्रयोग करेंगे, और ये भी हो गया T2 माइनस T1। ये सी का हम लोगों को मान ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोगों को सारा टर्म को उठा करके इधर करना पड़ जाएगा। तो इसको इधर कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए y इंटू एस इंटू T3 माइनस T2, इस टर्म को उठा के इधर करेंगे तो ये हो गया M1 इंटू 0.1, ये क्या आ गया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी डैश, और ये भी हो गया T2 माइनस T1। तो यहाँ से सी डैश का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहीं पे छोटा सा स्पेस में हम लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए y इंटू एस इंटू ये पर हो गया T3 माइनस T2, और फिर हो गया देखिए M1 इंटू 0.1, ये कितना हो गया T2 माइनस T1, और नीचे में आ गया बटा। अब बटा देखिए तो यहाँ सी डैश हम लोग निकाले तो यहाँ दो टर्म बचा हुआ है x इंटू T2 माइनस T1, तो यहाँ पर लिख दिए x और ये पर हो गया T2 माइनस T1। तो आप लोग इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल इक्वेशन आपका ये प्राप्त होता है कि नहीं, जल की या द्रव्य की, है ना, किसी विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान ज्ञात करना द्रव्य के द्वारा। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि T2 माइनस T1 को अलग अलग कर दीजिए, यहाँ से T2 माइनस T1, ये T2 माइनस T1 कैंसिल हो गया तो ये इक्वेशन और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसी के द्वारा जो होती है हम लोग क्या करते हैं, किसी, है ना, द्रव्य का ऊपर का जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस वही रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऊपर वाले प्रोसेस में जब ठोस का ज्ञात कर रहे थे तो उस क्षण हम लोगों को ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात नहीं थी, लेकिन जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात है। जब हम लोग किसी द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात करेंगे तो उस क्षण हम लोगों को क्या होगा कि जिस ठोस का प्रयोग कर रहे हैं उस ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन जिस द्रव्य का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं उसकी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो होती है कुल मिलाकर के हम लोग द्रव्य और ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता भी ज्ञात कर लेते हैं इस विधि द्वारा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है कि नहीं। तो न्यूटन का शीतलन नियम हम लोग पढ़ेंगे, उसमें दो मेथड है कि नहीं, एक जनरल मेथड है और एक इंटीग्रेशन मेथड से उसको हम लोग किस प्रकार जो होती है निकालते हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। आज आप लोग इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, क्योंकि जनरली बच्चों को कैलोरीमीटर नहीं समझ में आता है ना, वो इससे नेगलेक्ट कर देते हैं इसको, कैलोरीमीटर को, है कि नहीं, उसको समझ में ही नहीं आता है
है कि नहीं? क्योंकि ये थोड़ा-सा इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे तापमान में अंतर हुआ, है ना? कैसे त्याग किया गया ऊष्मा है, कैसे ग्रहण किया गया ऊष्मा है। तो ये चीज़ उसको थोड़ा-सा दिमाग को समझने में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए वो नेगलेक्ट करके ही चलते हैं कैलोरीमीटर को, है कि नहीं? लेकिन इसको नेगलेक्ट नहीं करें बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझने का प्रयास करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, है ना? तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, है कि नहीं? तब तक आप लोग हमेशा हँसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहे बच्चों। आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा बच्चों, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।